तो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। आज वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है संकल्प बैच में। कुछ क्लासेस आपकी बीच में डिले हो गई थी, अब आप भी रेगुलर क्लासेस जैसे पहले चलती थी वैसे ही क्लास 9 वालों के लिए चलने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 9 वाले बच्चे स्पेशली जब वो फिजिक्स पढ़ते हैं और वो उनसे जब मैं पूछता हूं कि भैया तुमको फिजिक्स में जब तुम वीक रह गए हो तो किस वजह से, तो कहते हैं सर हमको ये चीज समझ में नहीं आती न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो आज की वीडियो के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि तुमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर एक कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। हर कंसेप्ट हर न्यूमेरिकल आपसे बनने वाला है इस वीडियो के बाद। तो प्लीज और प्लीज अभी आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को सेव करके रख लो, वीडियो को लाइक करके रख दो, और जब आपके पास समय आता है तो आप नोटबुक पेन लेकर आराम से बैठो और पूरी चीजों को एक साथ ही क्लियर करो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले जो उसके पहले वाला लेक्चर था जो उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे आपके फोर्स लगते हैं, किस किस तरीके के फोर्स होते हैं और कैसे आपकी बॉडी जो बॉडी मोशन में रहती है उसमें फोर्स कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो प्लीज कंप्लीटली वो जाकर देखो। मैं इसका वीडियो का लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके पहले वाला लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद वापस इस पे आओ। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी और अच्छे तरीके से। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपके बेसिकली तीन लॉज होते हैं न्यूटन ने। तो न्यूटन ने तीन लॉज दिए हुए थे, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे लॉज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सबसे पहली बात कि व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग अ फोर्स, अगर हम जब भी अपने फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं इट्स डायरेक्शन इज आल्सो स्पेसिफाइड। ये चीज हमने पढ़ा था क्योंकि हमने फोर्स के बारे में जब पढ़ा था तो बोला था कि भैया फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो जहां जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं वहां वहां हमको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि भैया किस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहां से ये बात तो समझ में आ गई। तो मेन लॉ जो है, न्यूटन ने जो मेन स्टेटमेंट दिया था अपने फर्स्ट लॉ में, वो ये बोला था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and an object in motion continues to move with the constant velocity unless एंड अंटिल नेट फोर्स एक्ट अपॉन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कहने का यह है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा अपने स्टेट में रहेगी। मतलब अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, या बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, और बॉडी अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानकर चलो आपके ग्राउंड पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पत्थर पे कोई फोर्स नहीं पड़ लग रहा है, मतलब कोई भी आप पैर से नहीं मार रहे उसको, ठीक है, या कोई विंड नहीं चल रही है, कोई हवा नहीं चल रही है, तो ये जब तक कोई फोर्स इसके अंदर नहीं पड़ने वाला, कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं लगने वाला है, तब तक ये क्या रहेगा, ये तब तक आपका रेस्ट में रहेगा, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आती है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन के अंदर है, मान लो कोई आपकी कार है, ठीक है, ये कार है और ये मोशन में चल रही है, तो इस मोशन में ये हमेशा चलती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आप कहोगे नहीं भैया ऐसा तो नहीं होता है, ये गाड़ी कुछ दूर आगे चलती है उसके बाद रुक जाती है। कुछ दूर गाड़ी आगे, मान लो आपने यहां से इसको धक्का दिया, ठीक है, यहां से आपने इसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद आपने आपकी जो बॉडी है मूव करना स्टार्ट हो गई, मूव करते करते कुछ दूर पे बाद रुक जाती। तो आप कैसे कह सकते हो? अब ये रुकती किस लिए है? तो रुकती इस वजह से है भैया कि यहाँ पर जो आपका ये रोड है, आपका जो ये सरफेस है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स है। तो मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स को अगर हटा दिया जाए तो आपने जैसे इसको धक्का दिया, ये धक्का देने के बाद ये बॉडी अगर मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस कोई फोर्स तुम नहीं लगाते हो इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आया। सिंपल सी बात ये है कि भैया कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, या बॉडी कोई मोशन में तो वो मोशन पर ही रहेगी अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स पे एक्ट नहीं करता है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो कि न्यूटन ने बोला था। अब इतने सिंपल सी बात के लिए मोशन बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको मिले हैं। जैसे मानकर चलो आपने यही एक ऑब्जेक्ट पर धक्का दिया, धक्का देने के बाद अगर ये नीचे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा है जो इसको इसको रोक सके, तो जैसे आपने धक्का दिया, धक्का देने के बाद ये जब ब्लॉक आपका मोशन में रहेगा तो ये हमेशा मोशन में रहेगा, ठीक है। और जैसे ये कार है, आपकी कार चल रही है, कार चलते चलते जैसे यहाँ पर अगर रोड पर फ्रिक्शन फोर्स हटा दिया जाए तो जिस तरीके से आपकी कार जिस स्पीड में चल रही थी उसी स्पीड से वापस चलती रहेगी, उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में सेम रिमेन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आपके जो एनसीईआरटी है उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डायरेक्ट मैं एनसीईआरटी का पेज लेकर आया हूं जिसमें आपसे बोला गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दो केसेस लिए हैं, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तब बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। तो पहला केस लेते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहता है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा भैया तो आप देखो ध्यान से
कि आपका जो स्पीड रहेगी वो तो जीरो रहेगी, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पहली चीज तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो जैसे जितने टाइम पर आपके जीरो टाइम पर जो पोजीशन रहेगी वही सेकंड टाइम पे भी रहेगी, वो थर्ड टाइम पे भी रहेगी, वो फोर्थ टाइम पे भी रहेगी, फिफ्थ टाइम पे भी रहेगी। तो मतलब आपका टाइम बढ़ता रहेगा, पोजीशन आपकी जीरो रहेगी, तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, सेम एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो क्यों, क्योंकि जब पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई मोशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी नहीं होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी भी उसकी जीरो रहेगी, तो ऑब्जेक्ट यहां पर भी जो ग्राफ बनाएगा वो जीरो बनाएगा। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यहां पर इस वाले केस में जो नीचे वाला हम लोग केस ले रहे हैं, यहां पर जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो आप ध्यान से देखो कि हर समय के साथ साथ ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा। और कैसे पोजीशन चेंज करेगा, ये अपनी सेम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के साथ सेम अपनी डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करेगा। तो ये जो आपका ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, मानकर चलो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है, तो जीरो टाइम पे भी 30 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड में देखोगे तब भी वही रहेगी, 2 सेकंड में देखोगे तब भी वही रहेगी, 3 सेकंड में देखोगे वही तब भी वही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये तो भैया जो वेलोसिटी आप बोल रहे हो ये कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते रहोगे वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। वेलोसिटी अगर मान लो 30 है तो वो 30 फर्स्ट टाइम पे भी रहेगी, सेकंड टाइम पे भी, थर्ड टाइम पे भी, फोर्थ टाइम पे भी। तो आपकी जो वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और कैसे होगा, एकदम लीनियर ग्राफ होगा। ठीक है, तो आई थिंक तुमको ये ग्राफ वाली बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे सीबीएसई तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से और भी जो टर्म्स यूज होती हैं आपकी इसको पढ़ने के लिए, सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए। तो उसमें सबसे पहला टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है भैया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहता है, या तो रेस्ट पर रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो या मोशन में हो, तब वो अपना जो स्टेट होता है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, या मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके अंदर एक एक तरीके से व्यवहार उसका आ जाएगा, एक तरीके से उसका बिहेवियर आ जाएगा। अगर मोशन में तो मोशन का बिहेवियर आ जाएगा, तो भैया अब मुझे हमेशा मोशन ही करना है, या अगर मैं रेस्ट पे हूं तो अब हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। तो जो बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा उसकी स्टेट की वजह से, जिस स्टेट में वो है, या रेस्ट स्टेट में है या मोशन स्टेट में, तो उसके कारण जो उसके अंदर बिहेवियर आ जाएगा उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। जब हम उसके इनर्शिया को चेंज करते हैं, मान लो जैसे कि उसका स्टेट, जैसे वो रेस्ट में है तो उसका रेस्ट वाला स्टेट बन गया, उसका रेस्ट वाला बिहेवियर बन गया। जैसे ही हम उसको अचानक से मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उसको खराब लगता है, उसको कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है कि यार मैं तो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तुमने कैसे मुझे मोशन में डाल दिया। या दूसरे एग्जांपल में मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में रहता है, जैसे स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा उसको तुमने रोकने की कोशिश कर दी तो तुम उसको खराब लगेगा, उसको चीज बेकार लगेगी कि भैया तुमने मेरे को मोशन में था, मेरे को क्यों रेस्ट पर लाए। तो ये सिंपली आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता है। तो इनर्शिया क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट में रहने की कोशिश करता है। आप जबरदस्ती जब उसका स्टेट चेंज करते हो तो वो कुछ ना कुछ खराब लगता है, उसको कुछ ना कुछ वो रेजिस्ट करता है। तो सिंपली वही होता है आपका इनर्शिया। मानकर चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा स्टोन है, ये रेस्ट पर रखा हुआ है, ये रेस्ट पर रखा हुआ है। जब आप इसको हिलाने की कोशिश करोगे तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपको पहले समय पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही ये चलना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर आपको फोर्स लगाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितना आपको शुरुआत में लगी। क्यों लगी थी, क्योंकि भैया पहले ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर था, पहले ये जो ऑब्जेक्ट था आपका, ये जो स्टोन था आपका, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में था। ठीक है, जैसे ही स्टेट ऑफ रेस्ट में आपने स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में स्टेट में चेंज करने की कोशिश की तो इसने रेजिस्टेंस अपने अंदर शो करा कि भैया हमको स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर रहने ही दो, इसलिए आपको शुरुआत में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। ठीक है जी, तो आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई, इनर्शिया वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो इनर्शिया का सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, जितना ज्यादा मास रहेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेट ऑफ इनर्शिया रहेगी, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया का मीजर रहेगा, उतना इनर्शिया का नाप रहेगा। ठीक है, तो ये चीज तो तुमको खुद से समझ में आ रही है। वहीं अगर इसका मास कम होता तो वो भी इनर्शिया शो करता, वो भी एक रेजिस्टेंस शो करता, लेकिन वहां पर तुमको फोर्स लगाने की कम जरूरत पड़ती। तो आई थिंक तुमको ये इनर्शिया वाली बात समझ में आ गई है। तुमको सिंपल सा बात ये याद रखना है भैया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो जब उसकी तुम स्टेट को चेंज करना चाहोगे तो वो स्टेट को चेंज करने के लिए वो रेजिस्टेंस शो करेगा कि भैया हमको उसी स्टेट में रहने दो। तो उसके लिए तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, वही सिंपली तुम्हारा इनर्शिया होता है कि जैसे तुम चेंज को स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब इनर्शिया भी बहुत तरीके के होते हैं, इनर्शिया भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब मानकर चलो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा, इस वजह से वो रेजिस्टेंस शो करेगा। तो सिंपली कौन सा स्टेट शो, कौन सा इनर्शिया शो करेगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मानकर चलो आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर आपने इसके ग्लास को ढक दिया कार्डबोर्ड से, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने कॉइन रख दिया। तो अब इस कॉइन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इस कॉइन की बात करें, तो ये कॉइन रेस्ट पर है, तो मतलब सिंपली इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाएगा, इसके अंदर एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे इसको आप मोशन के अंदर डालोगे तो ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और उस रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, भैया हमको रेस्ट में रहने दो। ठीक है, तो आपने क्या किया कि भैया आपने इस कार्डबोर्ड को, ये जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड को एक मोशन दिया। मोशन प्रोवाइड करने का मतलब इस कार्डबोर्ड को आपने धक्का दिया। ठीक है, इस कार्डबोर्ड को आपने धक्का दिया। जैसे ही आप इस कार्डबोर्ड को धक्का दोगे तो इस कार्डबोर्ड की वजह से जो इसके अंदर जो रेस्ट था वो मोशन में बदल जाएगा, और वही मोशन इसके अंदर भी कुछ तब्दील होगा, वही मोशन आपका कॉइन के अंदर भी जाएगा। लेकिन कॉइन पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में था, तो वो कंटिन्यू रहेगा, भैया हमको स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहने दो। तो कहीं ना कहीं जैसे आप इसको धक्का मारोगे, बहुत तेजी से धक्का मारोगे, तो उतना फोर्स आपने नहीं लगाया इसको स्टेट को चेंज करने के लिए, तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो आपने देखा होगा कार्डबोर्ड चला जाएगा और ये हमेशा उसी पोजीशन पर रहेगा, हो सकता है नीचे गिर जाए, ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन कॉइन कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा। वहीं अगर कार्डबोर्ड को आपने धीरे से फेंका, तब हो सकता है कॉइन आपका कार्डबोर्ड के साथ चला जाए। वो किस लिए वजह होता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ठीक है, आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लोग सेकंड इनर्शिया की बात करते हैं। सेकंड इनर्शिया होता है कि भैया मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ मोशन। जब आप मोशन में रहते हो, जब आप मोशन में रहते हो, तो उस मोशन की स्टेट को हमेशा बरकरार रखने के लिए, अगर आप उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हो, स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हो, तो उसकी वजह से कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जैसे मानकर चलो आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आपकी बस यहां पर मूव कर रही है, तो आप भी मूव करोगे एक तरीके से, आप भी मूव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ चुकी है, स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ चुकी है। जैसे ही बस में कोई ब्रेक लगता है, तो क्या आप कह सकते हो कि भैया जो आपका मोशन था वो कहीं ना कहीं रुकने की कोशिश कर रहा है, वो अपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी। स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए जब आप उसकी स्टेट को चेंज कर रहे हो, तो जैसे आपने इसकी स्टेट को चेंज किया, तो वो एक ना एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, और उसी वजह से आप देखते हो कि बस में आपको धक्का लगता है जैसे आपका सडनली ब्रेक होता है। तो सडनली जब ब्रेकिंग होती है बस के अंदर, तब आपका जो आगे धक्का लगता है वो इस वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो मोशन में कंटिन्यू रहती है, स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन जो आपकी बस है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में जाना चाहती है। तो इस वजह से एक आपकी जो बॉडी है उसकी जब स्टेट को आप चेंज करोगे, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फील करती है, और इसी वजह से आपका धक्का लगता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ इनर्शिया थे, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा जो टाइप है इनर्शिया का, वो है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का बोले तो कि मानकर चलो आपको किसी एक डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, और उस डायरेक्शन को आपने चेंज करने की कोशिश की, तो आपका जो बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी डायरेक्शन मूव करने की कोशिश नहीं करेगी। आपकी बॉडी नहीं चाहती है कि आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए। इस वजह से आपने देखा होगा, जैसे आप रोलर कोस्टर पर बैठे होगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से घूमता है, जैसे ये रोलर कोस्टर इधर से इधर घूमता है, तो आपका जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ लगता है। तो इस वजह से ये किस वजह से लगता है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से लगता है। तो आई होप सो ये तुमको इनर्शिया क्लियर हो गया। अगर तुम्हें इनर्शिया क्लियर हो गया, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है भैया? मोमेंटम सिंपली ये होता है कि जैसे आपका जो बॉडी होता है वो जब आपके स्टेट ऑफ किसी स्टेट में होता है, जैसे मोशन के स्टेट में रहता है, तो उस मोशन की स्टेट में चेंज करने के लिए, उस मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए, उस स्टेट को चेंज करने के लिए जितनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स आपका लगता है, वो सिंपली मोमेंटम होता है, वो सिंपली आपका मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें, तो मोमेंटम का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मास, जिसका कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो अगर इसके हम मोमेंटम की बात करें, तो इसका जो मोमेंटम होगा, सिंपली इसका मोमेंटम हो जाएगा क्या? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। का मोमेंटम जो हो जाएगा वो सिंपली मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है जी। तो मोमेंटम एक तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी यहां पर जुड़ी हुई है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम की जो बात होती है, अगर मोमेंटम को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो मोमेंटम को आपको पी से रिप्रेजेंट करना होता है, और तो आप सिंपली लिख सकते हो क्या कि पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है जी। एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट जितना होगा, वेलोसिटी का जितना एसआई यूनिट होगा, दोनों का मल्टीपल। तो मतलब जो इसका, अगर आप मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करोगे, तो मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड। वो आपका जो मोमेंटम का एसआई यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड है, या इसको आप सिंपली न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हो। न्यूटन सेकंड भी बोल सकते हो, बस केजी मीटर पर सेकंड ज्यादा बोला जाता है। तो आई थिंक तुमको मोमेंटम वाली बात समझ में आ गई। मोमेंटम को सिंपली ये याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होती है। ठीक, अब मोमेंटम की बात हो चुकी है, तो इसी वजह से आपका जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो डिफाइन होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली क्या कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी
नेट फोर्स जो बॉडी पर एक्ट करता है ये इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे ही आप मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करोगे, अब मैं ये सिंपल बता रहा हूं, अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं कि कोई बॉडी अगर मोशन के अंदर है, मोशन के अंदर है, अब जैसे इसकी मोमेंटम मोशन के अंदर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। और जैसे ही आप इस मोमेंटम को चेंज करने की कोशिश करोगे, आप मोमेंटम को कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, आप मानकर चलो इस मोमेंटम के अंदर चेंज लाना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं इसके मोशन में चेंज लाना चाहते हो, कहीं ना कहीं मोशन में चेंज लाना चाहते हो। तो जितना आप चेंज करना चाहोगे मोमेंटम के अंदर, तो इनडायरेक्टली आप मोशन को चेंज कर रहे हो। और जो फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि आप अगर बॉडी के मोशन को चेंज करना चाहते हो तो आपको एक फोर्स लगने की जरूरत पड़ेगी, अनलेस और अनटिल आपका जो मोशन है वो मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि जब आपको मोमेंटम के अंदर चेंज लाना है तो आपको एक तरीके से क्या यहां पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्या आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिक सी बात है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स है वो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ मोमेंटम में हेल्प कर रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम में हेल्प कर रहा है। अब कितना आपको चेंज करना है, कितना चेंज करना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, अब इसके अंदर आपको ज्यादा चेंज लाना है, मतलब इसको रेस्ट में लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज बड़ा करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब चेंज बड़ा करना पड़ेगा तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स भी उतना लगाना पड़ेगा। वहीं कोई ऑब्जेक्ट है उसको उसमें स्लाइटली आपको चेंज करना है, उसको थोड़ा धीरे करना है या थोड़ा तेज करना है, तो अब आपको अंदर जो चेंज है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। जब चेंज आपको कम करना पड़ेगा तो मुकाबले आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। और जब आप फोर्स कम लगाओगे तब आप सिंपली क्या कह सकते हो कि भैया जितना बड़ा हमारा चेंज हो रहा है उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है, और जितना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है, जितना कम हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है उतना कम चेंज भी आ रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो आपका फोर्स है, जो आपका एफ नेट है, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो आपका नेट फोर्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। अब ये क्या होता है भैया, चेंज को हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा पी, मतलब उसके अंदर जब मोमेंटम के अंदर हम चेंज लाते हैं, पहले मान लो कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा उसका बॉडी का मूव करते समय, कुछ फाइनल मोमेंटम होगा। तो हम जब चेंज लिखना चाहेंगे तो चेंज कैसे लिखेंगे कि मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, इसी को तो हम चेंज बोलते हैं। तो इतना बड़ा ना लिख करके मैं इसको ये लिख देता हूँ कि भैया डेल्टा पी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। तो क्या मैंने डेल्टा पी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ नेट कर दिया, क्या इसमें कोई दिक्कत है? और यही है आपका क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि जितना आपको फोर्स, जितना आपको मोमेंटम को चेंज करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको मोमेंटम कम चेंज करना तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही जब आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो ये होता है एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो नीचे हम लोग टाइम का भी चेंज लगाते हैं। तो आपका बात अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो आपका मोमेंटम था, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू लिखते थे कि नहीं लिखते थे। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी अगर वी है किसी ऑब्जेक्ट की तो वो उसको हम एम वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो उसको तुम बाहर निकाल दोगे, तब क्या डेल्टा पी तुम लिख सकते हो कि भैया मास तो कांस्टेंट है, आपका मास बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा वी माइनस यू, इनिशियल माइनस फाइनल, ये हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट मास है आपका तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ नेट इज इक्वल टू एम डेल्टा वी आपका यही है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम लोग डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और इसी को आप सिंपली क्या बोलते हो, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या हो गया आपका, ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, आपने अगर से फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा मोशन वाला, उसमें क्या बोलता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो आपकी एक्सिलरेशन होती है, तो आपने इसको डायरेक्ट एक्सिलरेशन में चेंज कर दिया। तो क्या आप फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो? क्या तुमको ये वाली डेफिनेशन अगर समझ में आई होगी, एक बार फिर से वापस करने की कोशिश करना, अगर तुमको वापस से ये चीज समझ में आ गई होगी तो एक लास्ट इक्वेशन क्या बनती है कि भैया एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो हमने क्या बात की थी कि जो आपका फोर्स है, जो आपका फोर्स है वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसपे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने क्या बात करा था कि भैया जो आपका मोमेंटम चेंज होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख रहे हो, किसी चीज का रेट लिख रहे हो तो उसको अपॉन डेल्टा टी करना पड़ता है, अपॉन टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, वो आपका फोर्स होता है, वही आपका फोर्स होता है। ठीक है, आपने पी को क्या लिखा, पी एफ माइनस पी आई, आपने यही लिखना चाहा, इज इक्वल टू फोर्स, ये लिखना चाहा। अब फाइनल मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एम वी, फाइनल वेलोसिटी वी लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम का लिखते हैं एम यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, यही तो है फोर्स।
मास कांस्टेंट है तो मास को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहां पर जब हमने मास को बाहर निकाला तो ये क्या आ गया, m इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया इज इक्वल टू फोर्स। तो क्या आपको पता है कि जब आप v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t करते हो, इसी को आप एक्सीलरेशन बोलते थे, इसी को आप एक्सीलरेशन बोलते थे कि नहीं, याद करो मोशन वाला चैप्टर। तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो, m इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स, क्या आप इससे लिख सकते हो, और यही इक्वेशन तो आपको प्राप्त करनी है, F इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन ये है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने एक चीज डिराइव कर ली क्या, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग इंपल्स की बात कर रहे हैं, इंपल्स की बात कर रहे हैं भैया। आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर ली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने बात किया। अगर हम सिंपली उस रेट को हटा दें, रेट को हटा देंगे मतलब कि जैसे ही आपने चेंज ऑफ मोमेंटम के नीचे अपॉन टाइम लिख दिया तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम को रखना हमको, तो सिंपली चेंज ऑफ मोमेंटम जो आपका डेल्टा पी था, सिंपली जो आपका डेल्टा पी था, तो उस डेल्टा पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। उस डेल्टा पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है, सिंपली इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स को हम लिखते हैं जे से, और ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो m कॉमन कर लिया तो m डेल्टा वी, v माइनस यू को हम लोग डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या आप कहीं ना कहीं इसको फोर्स इंटू टाइम के हिसाब से लिख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम के हिसाब से। फोर्स क्या था आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। जैसे ही आपने t को इधर रख दिया तो आपने t को लिख दिया तो ये हो जाएगा एफ टी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, ये हो गया। तो m डेल्टा वी, जो m डेल्टा वी था यही तो आपका मोमेंट इंपल्स। तो m डेल्टा वी को आप क्या फोर्स इंटू टाइम भी लिख सकते हो, तो ये इंपल्स क्या फोर्स इंटू टाइम भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये आपकी छोटी मोटी बात है जो आपने तोड़ मरोड़ के रख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, जब आगे बात करते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहता है, सिंपली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। मतलब आपने जिसमें, जैसे मानकर चलो आप एक ऑब्जेक्ट पर धक्का दे रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा धक्का दिया, मान लो किसी एक फोर्स से F धक्का दिया, उतना ही ऑब्जेक्ट आप पर एक धक्का देगा। ठीक है, जितनी इसकी कैपेबिलिटी उतनी धक्का देगा। उसके बाद जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाया, ये आपका फोर्स बैलेंस हो गया। जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट पे इतनी क्षमता नहीं है कि अब आपको और फोर्स अपना बढ़ाए, जितना वो फोर्स बढ़ा सकता था उतना बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो जितना फोर्स आप इधर लगा रहे हो उतना फोर्स इधर लगा रहे हो। आपने भले ही जब आपने फोर्स इतना बढ़ाया, जब आपने फोर्स बढ़ाया तो ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं बढ़ा पाया, और कहीं ना कहीं वो हार कर उस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर गया। लेकिन पहले क्या करता है, पहले वो यही करता है कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स वो आपके ऊपर लगाएगा। ठीक है, जितनी उसकी क्षमता उतना तक फोर्स लगा पाएगा। लेकिन जैसे ही आपने अपना फोर्स बढ़ा दिया तो वो अपना फोर्स तो बढ़ा नहीं पाएगा, और आप जब अपना फोर्स बढ़ा दोगे तो आप अपनी डायरेक्शन में उसको मूव करवाना स्टार्ट कर दोगे। तो पहले यही होता है कि फॉर एन एवरी एक्शन आप हर एक एक्शन के लिए आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है जरूर। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो जैसे ही आपने यहां पर फोर्स लगाया तो ये वाला फोर्स था वो एक्शन फोर्स था। बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो एक तरीके से रिएक्शन फोर्स है। बॉडी जो फोर्स लगा रही है वो एक तरीके से रिएक्शन फोर्स है। आई थिंक तुमको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ हमको देखने को कहां मिलता है, जैसे आप क्या सोल्जर कोई है, ठीक है, जब आप गन चलाते हो तो गन में एक रिकॉइल होता है। मतलब गन जैसे एक बुलेट फायर करते हो, ये जो मैन है, जो आदमी है जो गन चलाता है, वो पीछे आता है। किस वजह से आता है, थर्ड लॉ की वजह से। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स आपने यहां लगाया होगा, जो एक्शन आपने यहां मारा होगा, उसी गन ने आपको ऊपर रिएक्शन उतना किया होगा, इस वजह से आपकी रिकॉइल होती है। दूसरा, आपने देखा होगा जब आपकी साइंटिस्ट जब आपके रॉकेट उड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जिस रॉकेट जिस फोर्स से वो ऊपर जाता है, उसी फोर्स से वो आपको नीचे की धरती पर वो फोर्स लगाता है। जितना फोर्स वो ऊपर फेंकता है उससे उतना ही बराबर में आपका जो नीचे जो धरती होती है उस पर फोर्स लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो ये थी आपकी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल, इसके बेस्ड हम कॉन्सेप्चुअल और भी चीजों को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हो सकता है वो लाइव सेशन हो,
तो एक बार तुम जरूर बताना कि यार मुझे क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई। जो चीजें तुमको नहीं समझ में आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाकी सैटरडे को हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो एक तरीके से वो लाइव सेशन रहेगा, तुम लोग को उसको अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। बाकी इस लेक्चर के नोट्स और इसके डीपीपी सारे तुमको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लो। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सफलता बैच की और भी जितने पुराने वीडियोस हैं, पुराने लेक्चर्स हैं, उसको जाकर तुम अभी एक्सेस कर सकते हो। वो उसकी सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाकर रख दी है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।